उस पर्दा को वो खींच लो तो। पिछले दिन आप पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़े थे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यही ना पढ़े थे आप? वो भी एक सिंपल बात था। अब जो आगे पढ़ेंगे वह भी एक सिंपल ही बात है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा ज़्यादा। 2 नंबर हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसको भी 1799 में। जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट का नाम है। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है, मतलब 2 नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, इस स्टेटमेंट से आपको चीजें समझ में शायद नहीं आएंगी बहुत ज्यादा। आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि ये क्या कहता है, और कुछ हो नहीं कहता है, बहुत सिंपल चीज है। लिखते जाइए, फटाफट उतारते जाइए इसको। आप यहाँ तक लिख चुके हैं? ठीक है, लिखिए। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब होता है फिक्स कंपोजिशन। इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in the same definite proportions by weight। बस यही स्टेटमेंट कहा किन्होंने? जोसेफ प्राउस्ट ने। अब ये इन्होंने जो बात कही, इसके पीछे के साइंस को समझिए पहले आप। देखो, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। क्या आप जान रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है? उस समय उतना लोग नहीं जानते थे। तो जैसे एक आम आदमी क्या सोचता था और एक साइंटिस्ट क्या सोच रहा है, आप इस दोनों बात को समझिए। जैसे वाटर को कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से आप ला सकते हैं बताइए तो? वाटर को आप तालाब से ला सकते हैं, नदी से ला सकते हैं, कुआं से ला सकते हैं, समुद्र से ला सकते हैं। लैब में इसका निर्माण भी आप करा सकते हैं, लैब में फॉर्मेशन कराया जा सकता है वाटर का। तो ऐसी स्थिति में वाटर को हम कई सोर्सेस से ला सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नदी से जो पानी लाया गया,
कुआं से जो पानी लाया गया, चापाकल से जो पानी निकाला गया, इस सब पानी यदि हम उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखें तो उसमें दो एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फिक्स है कि उसका कंपोजिशन कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि तालाब के वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H3O, चापाकल वाले का फॉर्मूला होगा H2O, लैब में जो बनाए हैं उसका फॉर्मूला होगा HO। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के डेट में ये सुनने के बाद लगता है कि अरे इसमें कौन सा बड़ा बात, ये तो सिंपल बात है। लेकिन 1799 में यह सिंपल बात नहीं था। आदमी को लगता था कि तालाब से जो पानी लाए वो एक अलग चीज है, चापाकल से जो लाए हैं वो अलग चीज है, मतलब उसको लगता था कि डिफरेंट है। तो उन्होंने उसी वक्त ये नियम दिया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। अब जैसे वाटर कहीं से भी लाओ, उसका फॉर्मूला क्या होगा H2O, चाहे वो तालाब का रहे, चापाकल का रहे, नदी का रहे, लैब में बनाया गया हो, हर जगह तो सेम ही चीज रहेगा। और यदि सेम ही चीज रहेगा तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो का कितना होगा 2। और यदि हम इसका रेशियो निकालें मास का, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:8। अब आप जानिए कि 1:8 मास रेशियो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हर जगह आएगा, चाहे वह वाटर का सोर्स कुछ भी क्यों ना रहा हो, कहीं से भी लाया गया। बस यही नियम है। क्या बहुत बड़ा बात कह दिया क्या ये एक बहुत सिंपल बात है, लेकिन आपको ये बड़ा लग रहा होगा, इसको लिखना पड़ेगा टोटली। लिखिए तो आगे। जो बात अभी समझा रहे थे वही यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेस। प्योर वाटर को आप कहीं से भी ला सकते हैं, कई सोर्सेस से ला सकते हैं। जैसे आप रिवर से ला सकते हैं, सी से ला सकते हैं, लैब से ला सकते हैं, वेल से ला सकते हैं, एटी से। आगे लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्सेस, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सोर्स से लाएं। वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई वेट। अभी तुरंत आप देखें कि उसका 1/8 का रेशियो आएगा, तो हर जगह 1/8 का ही रेशियो रहेगा, बशर्ते कि वो प्योर वाटर हो तब। इस बात को प्रॉस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके समझाया। क्यूप्रिक कार्बोनेट का दो सैंपल उन्होंने लिया। एक सैंपल वो था जो नेचुरली मिलता है, वहां से उठाया, और एक सैंपल वो था जिसको उन्होंने लैब में बनाया। और लैब में बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट निकाला दोनों जगह से, जो नेचुरली मिला था उससे भी और जो लैब में बनाया गया था उससे भी। और पाया कि हर जगह कॉपर का परसेंटेज समान है, कार्बन का परसेंटेज समान है और ऑक्सीजन का परसेंटेज समान है। यहां से एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे। CuCO3 में कॉपर का कितना एटम है, एक। एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का, एटॉमिक नंबर होता है 29। एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है 63.5। कार्बन का, कार्बन का एटम कितना है पहले ये बताइए। कार्बन का एटम 1 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12 लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना एटम है यहाँ 3, एक एटम का एटॉमिक मास 16, तो 3 का कितना होगा 16 इंटू 348। आप इस सबको जोड़ दीजिए, 48 प्लस 12 करेंगे 60 हो जाएगा, 60 प्लस 63 123.5 हो जाएगा ये।
इसका जब टोटल मास जोड़ेंगे तो ये आपको आएगा 123.5। अब आपसे मैं यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि क्यूप्रिक कार्बोनेट यानी CuCO3 में कॉपर का परसेंटेज अमाउंट क्या है, कार्बन का परसेंटेज अमाउंट क्या है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज अमाउंट क्या है, तो क्या ये आप निकाल सकते हैं या नहीं? कैसे निकालेंगे बताइए? हमको आप सिर्फ बताइए, हम खुद लेंगे, लिखने का नहीं है ये। हम ये कहेंगे, सुनिए, हम ये कहेंगे कि 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ये किसका फिर सुनो, ये किसका मास है? ये कॉपर का, ये ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज निकालने का मतलब होता है 100 में कितना। परसेंटेज का यही ना मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको 60% नंबर आया 10th में, इसका मतलब यही ना आप कहना चाह रहे हैं कि 500 में हमको 300 आया। 60% आया तो इसका मतलब 300 आया, ये तो इंडिकेट नहीं होता है। जब तक टोटल मार्क्स नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको 500 में 300 आया? समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? तो आप 60% कहते हैं तो आदमी सामने वाला समझ लेता है कि चलो ठीक है, यदि 100 नंबर का पेपर हुआ होगा तो इसको 60 आया, इस टाइप का इसका रेशियो है। अब जैसे 500 का एग्जाम हुआ होगा तो इसको 300 नंबर मिला होगा, 1000 का टोटल मार्क्स रहा होगा तो इसको 200 नंबर मिला होगा, ये ना 60% हुआ। तो यहाँ से परसेंटेज कैसे आप निकालते हैं? परसेंटेज हम इसी तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 123.5 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट कंटेन हाउ मच ऑफ कॉपर, 63.5। तो ये रख रहा है अभी हम कॉपर का परसेंटेज अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ये आएगा 63.5। तो बताइए 1 ग्राम में कितना होगा? 63.5 बटा कितना, 123.5। तो बताइए 100 ग्राम में कितना होगा? इतना में 100 से गुना कर देंगे, जो आएगा वही ना परसेंटेज कहलाएगा, किसका? कॉपर का। आया ना? फिर उसी तरह से हम यदि कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे 123.5 ग्राम ऑफ किप्रिक कार्बोनेट कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देन 1 ग्राम, देन 100 ग्राम। तो बताइए कार्बन का नहीं निकल जाएगा? इसी प्रकार हम फिर से किसका निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन का। इसी चीज को निकाला प्राउस्ट ने, और प्राउस्ट ने इस चीज को एक्सपेरिमेंट से निकाल के एक जो डाटा प्रोवाइड किया वो सामने है। लिखा लिखा देखिए, लिखा हुआ है कि ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल एज शोन बिलो। मतलब बोथ द सैंपल का मतलब एक नेचुरल सैंपल है और एक आर्टिफिशियल सैंपल है जो मतलब लैब में बनाया है उसमें। इस टेबल को ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल, एक बार नेचुरल सैंपल लिया गया और एक बार सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सैंपल लिया गया। परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में समान है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों में समान है, और परसेंटेज ऑफ कार्बन दोनों में समान है। और जिस तरह से परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको बताए थे ना, वही परसेंटेज निकाल के कैलकुलेशन करके आपको ये आएगा। हम कैलकुलेशन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट उसका फाइनल आंसर लिख दिए, ठीक है? तो आप इसको लिख लीजिए, तो इसको लिख के इस टेबल को ड्रॉ कर दीजिए।
आगे देखिए लिखा हुआ है इन CO2 इच सैंपल कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:8 बाई वेट। मतलब कार्बन का भी कहीं से कोई सैंपल लाते हैं तो वही बात होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में ही नहीं, किसी भी कंपाउंड का सैंपल लीजिएगा चाहे सोर्स कोई भी हो, कंपोजिशन हर बार फिक्स ही होगा। तो यही था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन कांस्टेंट है इसलिए इसका नाम पड़ गया कांस्टेंट कंपोजिशन। चेंज करें क्या? आगे लिखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने दिया था इनको तो 1803 में। तो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, जितना पढ़े हैं सबको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। इसका क्या स्टेटमेंट है इसको भी आप रहने दीजिए, पहले आप कुछ एग्जाम्पल को समझिए। उस एग्जाम्पल को जब आप समझिएगा ना तब आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगा, नहीं तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। शुरू करें क्या समझाना? अब आप लिखना बंद कर दीजिए, थोड़ा समझने वाला चीज है। देखो, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट्स सेम टाइप के हैं। जैसे देखिएगा इधर, कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से बनने वाले दो कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए तो। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? कार्बन का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का। और एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा? CO2, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड है ना, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन इस दोनों का निर्माण जो हुआ है बताइए वह सेम एलिमेंट से हुआ है कि नहीं? इसका भी निर्माण कार्बन ऑक्सीजन से हुआ है, इसका भी निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन से हुआ है। अब देखिए,
यदि हम इसमें मास की बात करें और मास पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो आप उसको देखो, यहां पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो हम इसका 12 ग्राम मान लो लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। तो ये दोनों मिलके यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखकर बात करें तो ये टोटल का टोटल वेट कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, अब कितना बना देगा 16 12 28 ग्राम, 28 ग्राम बन जाएगा ये। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे तो 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब आगे सुनिए, यहाँ पर कार्बन का कितना एटम है 12 ग्राम, तो आप यहाँ पर 12 ग्राम लिख दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 2 का 32, ये हो जाएगा 32 ग्राम, और आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 44 ग्राम। अब आप एक चीज देखिए कि दो सेम तरह के एलिमेंट्स आपस में जुड़कर दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, जहां पर एक एलिमेंट का मास फिक्स है। बताइए किसका फिक्स है, कार्बन का। क्या फिक्स आपको दिख रहा है, दोनों जगह कार्बन का जो मास है वह 12 12 ही है। तो यदि आप इसका 12 लिए इसका 12 लिए हैं, ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन जब जुड़ के अलग अलग तरह का कंपाउंड बना है तो ये रूल कहता है कि यदि आप दो सेम एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और एक एलिमेंट का मास फिक्स रखते हैं तो निश्चित है दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा उसका रेशियो एक सिंपल रेशियो होगा, या उसका जो रेशियो होगा वो होल नंबर में रेशियो होगा, वो फ्रैक्शनल रेशियो नहीं होगा। मतलब तो 16/32 कीजिए तो कितना आएगा 1:2। ये कभी भी आपको 1:2.5 नहीं आएगा, 3.5 नहीं आएगा, 2.75 नहीं आएगा। ये जब भी आएगा ना तो आपको होल नंबर में आएगा, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल रेशियो। ऐसी स्थिति में ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप उस स्टेटमेंट को देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहां भी और यहां भी, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड बना है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, द masses of one element, the masses of one element that combined with a fixed mass of other element, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यहां पर अदर एलिमेंट किसको हम मानेंगे कार्बन को, क्योंकि कार्बन का ही ना मास फिक्स है। फिर से देखिए, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, आप ऑक्सीजन को पहला एलिमेंट मानिए, एक बार मास लिए हम कितना 16, दूसरी बार मास कितना लिए 32, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम combined with a fixed mass of other element, it means combined with 12 gram of oxygen in carbon in both cases, masses of the other element are in the ratio of a small whole number। समझ में कि ये क्या कहता है। अब यदि आप एक से नहीं समझे तो आप एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनाता है H2O, ये वाटर है। इसमें हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन का कितना ग्राम लेंगे बताइए 32 ग्राम। नहीं उल्टा लिख दिए, गलत लिख दिए, यहाँ पर 2H होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा, H2O है ना। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक, तो 2 का 2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ये बना देगा कुल मिला के 18 ग्राम कौन चीज H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनने वाले एक और कंपाउंड का नाम बताइए H2O2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज मेडिकल के फील्ड में होता है, कान साफ करने के लिए उसका यूज पहले किया जाता था, अब तो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये बताया गया है WHO के द्वारा कि थोड़ा हार्मफुल होता है, तो अब दूसरा मेथड अपनाया जाता है। लेकिन अभी भी झोला झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं कान को साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड कान में जाएगा तो देखिएगा कुछ देर तक गुजगुजाते रहता, लगता है कान में कुछ घुस गया है, हलड़ी उतार के नीचे गिरा देता है। हलड़ी हलड़ी उतारने का क्या मतलब समझते हैं, चादरा उदरा लेके बाहर आ जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कान में जो गंदगी रहती है उसको खत्म कर देता है, उसको एल्यूट करके बाहर कर देता है। हालांकि यह एक मेडिकल प्रोसेस है, आपको तो कोई डॉक्टर हमसे ज़्यादा बेहतर ये बात समझा सकता है। आगे सुनिए,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बनाइएगा तो उसका फॉर्मूला होता है H2O2। तो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलेगा तब ना H2O2 का निर्माण करेगा। बताइए हाँ या ना। अब बताओ आप, इसका भी कितना ग्राम आप लेंगे? 2 ग्राम। इसका कितना ग्राम लेंगे? 32 ग्राम। आपने एक चीज देखा, ये कितना बनेगा? 34 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का, यहाँ भी 2 ग्राम है हाइड्रोजन का, यहाँ भी 2 ग्राम है। बताइए एक एलिमेंट का मास फिक्स है कि नहीं? लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है। एक है 16 तो दूसरा है 32। और यदि हम इसका रेशियो निकालें तो बताइए एक बार फिर से, ये स्मॉल होल नंबर में आएगा कि रेशियो की नहीं आएगा? एक बार फिर से आपको ये आ जाएगा 1:2। तो ये हमेशा 1:2 या 1:3, 1:4, 2:3 इस तरह से आएगा। स्मॉल होल नंबर में आएगा, वो कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देगा। यही ये नियम कहता है। समझ में आया ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है नियम? तो जो आप स्टेटमेंट लिखे हैं, उम्मीद करें कि आप इसको समझ चुके हैं। तो आगे एग्जाम्पल लिखिए तो। कल 3 लॉ पढ़ेंगे और लास्ट करेंगे इसको यहीं पर। ये मत समझ लेना कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी का एक पार्ट खत्म हुआ है, जो बेसिक बात है। क्या कुछ दिक्कत है क्या? बताइए यार। फुर्सत में है। रात हम एक आदमी के ना शादी के सालगिरह में गए हुए थे। एनुअल एनिवर्सरी था उसका, मैरिज एनिवर्सरी था। तो उसमें 25th एनिवर्सरी था, ठीक है। देखिए, लड़का और जब नहीं द्वार लगी होता है तो झाड़ किला रहता है। उस सब का भी प्रॉपर व्यवस्था था, समझा। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जयमाल हुआ। लड़का का जैसे वो द्वार लगी होता है ना, वो सब हुआ। माला और पहनाने वाला सब काम हुआ, समझा। एक 10-12 को कटा। उसके बाद जयमाल में सबसे आश्चर्य ये लगा कि जैसे जयमाल होता है तो अब जैसे लड़का लड़की नहीं रहती है तो उसको लोग देखने का हुजूम रहता है कि लड़की कैसी है, या लड़का, मतलब जो जो लड़की को कभी नहीं देखा है वो लड़की को देखने के लिए परेशान रहता है, और लड़की पक्ष वाले लोग लड़का को देखने के लिए परेशान रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट होता है कि लोग देखते हैं कि जोड़ी सही है या नहीं, या अन्य चीजें, बहुत सारा चीज देखते हो, जो भी हो। तो वही स्थिति हम देखे कि रात रात भी वही देखा जा रहा था। हम बोले भाई 25 साल से क्या देख रहे थे ये लोग? ये 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है तो 25 साल से नहीं देखे क्या? मतलब अजीब स्थिति बनी हुई थी। हम भी अपना सोच रहे थे कि यार, आदमी का जीवन शौक एक से एक है। हमारा तो लाज लगेगा रे। इसको लिख लीजिए तो। हाँ ठीक है, ये शौक होता है, वही हम कह रहे हैं। हम इसको क्रिटिसाइज के भाव से नहीं बोल रहे हैं। हमको थोड़ा अजीब लगा इसलिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि हम ही गलत हों। हाँ, हम कहाँ करेंगे हम सही हैं। हम अपना ओपिनियन आपको बताए, अब आप इसको सही में लेते हैं गलत में लेते हैं वो आप जानिए। हाँ लेकिन एक चीज था, खाना पीना का उत्तम प्रबंध था। कर करा के दे दिए हैं।
मनुष्य का एक बहुत बड़ा नेचर होता है दिखाने वाला। वो सब में होता है, वो आप में भी है, हम में भी है, हर एक मनुष्य में। और यदि मनुष्य में ये नेचर नहीं है तो समझ लो वो मनुष्य है ही नहीं। वो या तो देवात्मा है, या नहीं तो बकलोल है, पगला है। लेकिन एक बात का, इस चीज का ध्यान हमको लगता है कि रखना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। और अति होने पर चीजें क्रिटिसाइज होने लगती हैं, लोग उसका शिकायत करने लगते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि आजकल आदमी नजर पर चढ़ जाता है ये सब चीज। तो हमको लगता है कि ये सब चीज से आदमी को बचना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप जानिए। हम आप पर थोप नहीं रहे हम अपना विचार। हम अपना विचार सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं। अरे दिन रात तुम्हारे साथ हमको रहना है, तो हम खिस्सा किसको कहने जाएंगे? तुम्ही को कहेंगे। क्या लिख चुके आप इसको? हालांकि हो सकता है कि ये सब विचार हमारे मन में इसलिए आया हो कि हम ओशो को बहुत फॉलो करते हैं, समझे? तो हो सकता है वहीं से ये सब आया हो। ओशो नाम नहीं सुना है? आप लोग को बहुत दुनिया देखना बाकी है। ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका विचार एकदम अलग लेवल का होता है। शॉर्ट्स उनका बहुत आते रहता है। वो तो मर गए बेचारे, लेकिन वो जो बोल के गए हैं वो सब रिकॉर्डेड शॉर्ट्स है, वो खोजिएगा। इंस्टा फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं ना। यही थे। हो गया लिखा हुआ, इसको लिख के छोड़ दीजिए बस रहे। ये पूरा किस्सा जो सुनाए हम ना, इसमें ये तुमको हम नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हम जो देखे और जो हम समझते हैं वो तुम्हारे सामने रखे। ये सही था या गलत था, या हम सही हैं या हम गलत हैं, ये आपके अपने कल्चर पर डिपेंड करता है, आपका अपना संस्कार क्या है, या आप आपके अपने ओपिनियन पर डिपेंड करता है। हैं? कहाँ कुछ हुआ? इसी सब के जैसा जैसा कल मंच पे चढ़ चढ़ के फोटो खिंचा रहे थे, लड़का लड़की का फोटो खींच रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा चीज देखो क्या हुआ। एक एक बढ़िया बात बताते हैं। उनका एगो बड़ा सा लड़का है, ठीक है, वो इंटर पास है। अब सुनो, उसके बड़े चाचा जी आए, अब बोलते हैं, अरे आपको बियाह देखल भेलो, अब गिलास में पानी अब गिलास में पानी दो सबको। यहाँ इतना आदमी सब आया हुआ है, सब खड़ा है, चलो इसको 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 करो। हम बोले चलो ये भी अच्छा है भाई। नहीं, ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगा, लेकिन जो था वो हम बता रहे हैं। अब फेरी डाल के छोड़ दीजिए। हाँ।